नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि 2 दिन से जो है हम इस श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ा सके। इसका हमें खेद है और कुछ निजी कारणों से यह व्यस्तता रही। तो आइए हम लोग भाग 4 को जो है कि आज शुरू करते हैं और भारत की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो अभी तक 13 उपलब्धियों को हमने पढ़ा, 14वीं उपलब्धि जो रही वह सिनेमा जगत से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं कि सत्यजीत रे एक फिल्म जगत में, सिनेमा जगत के महान पर्सनालिटी रहे और उनकी फिल्में जो है कि पहली बार दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा जगत के एक ऐसे चेहरे को उजागर की जिसमें तमाम काबिलियतें थी। तो देखिएगा, इनकी फिल्म रही सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित फिल्म जो रही अपूर्व संसार 1959 में दुनिया के कई क्षेत्रों में वह 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीती। 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीती यह फिल्म अपूर्व संसार जीती। यह इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया? सत्यजीत रे के द्वारा किया गया। इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग। सत्यजीत रे के कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये फिल्म जगत का है, इसका मतलब नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है। इसके पहले इनकी एक फिल्म रही पाथेर पांचाली। यह भी काफ़ी फेमस फिल्म रही। यह भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीती। तो इसको याद रखे रहिएगा। इसके अलावा मानद ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किसको? सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कहा जाता है कि वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाए, तो ऑस्कर कमेटी स्वयं जो है कि इनके नगर निवास आकर के, इनके निवास स्थान पर आकर इनको पुरस्कार प्रदान की। तो इस प्रकार से देखा जाए, सत्यजीत रे एक महान निर्देशक रहे जिनके द्वारा कई ऐसी फिल्में रही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि वो भारतीय सिनेमा जगत के महत्व को, भारतीय सिनेमा जगत की खूबियों को उजागर की। अगला देखिएगा, अगला हम लोग जो 15वीं उपलब्धि है वह है हरित क्रांति। देखिएगा, हरित क्रांति देखिए, हरित क्रांति का मतलब क्या है? आमूलचूल परिवर्तन। क्रांति का मतलब है आमूलचूल परिवर्तन, मतलब बुनियादी परिवर्तन। सीधी सी बात समझिएगा, बुनियादी, मौलिक, जो कुछ भी समझ में आए, परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन। हरित बने फसल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन। ये नाम किसके द्वारा दिया गया? ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? ये शब्दावली जो दी गई, ये शब्दावली दी गई है विलियम गार्ड के द्वारा। विलियम गार्ड या गैडे, कुछ बुकों में लिखा रहा था गैडे। शब्दावली दी गई विलियम गार्ड के द्वारा। और हरित क्रांति का जनक माना जाता है, हरित क्रांति का जनक, भारतीय हरित क्रांति नहीं, जनक माना था नॉर्मन बोरलॉग को। यह अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक रहे। यह उन्नत किस्म की फसलों का विकास किए, जिसकी वजह से पैदावार कई गुना बढ़ गया। और यही कारण है कि 1970 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप याद रखे रहिएगा, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। 1970 में शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यही एकमात्र ऐसे कृषि वैज्ञानिक है, अभी तक कृषि वैज्ञानिक है जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया है। अब बात करते हैं भारत की। भारत लंबे समय काल तक अंग्रेजों शासन में रहा और अंग्रेजी शासन पूरा शोषण पर आधारित थी। और शोषण की वजह से भारत खाद्यान्नों के मामले में भी दूसरे देश पर निर्भर था।
संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर निर्भर था, लाल गेहूं मंगाता था PL 480 समझौते के तहत। दूसरी बात, भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वामीनाथन जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के MS स्वामीनाथन के द्वारा उन्नत किस्म के बीजों का विकास किया गया और इन्हीं के द्वारा लाने का श्रेय, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारत के भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो हरित क्रांति देख लेते हैं हम लोग। हमारे देश में शुरू किया गया 1966-67 में, और यह खरीफ फसल के दौरान इसे शुरू किया गया, खरीफ फसल के दौरान इसे शुरू किया गया, और इसका प्रभाव ज़्यादातर गेहूं और चावल पर ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ा। इसका क्षेत्र भी कुछ सीमित रहे, लेकिन उपलब्धियों की बात की जाए तो इसके बाद भारत जो है हरित क्रांति के बाद न केवल जो है कि खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि दूसरे देशों को आज निर्यात कर रहा है। आज गेहूं के मामले में दुनिया में दूसरा उत्पादक देश है और चावल के मामले में दूसरा उत्पादक देश है। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो पहले मामले में, यानी कि हमारा सिंचाई क्षेत्र, हमारा मतलब उन्नतशील बीज और उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, इसका इस्तेमाल किए जाने के कारण उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। इसको जब एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे क्या क्या इसमें और सी चीज़ें हैं जिसको हमको समझना चाहिए। किस तरह से FCI का गठन हुआ, किस तरह से आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू की गई है, पोषण स्तर सुधार करने की बात हो रही है, आज एवरग्रीन पे बात हो रही है कि न केवल अब खाद्यान्नों का बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि उसमें पोषण स्तर भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम बताएंगे एग्रीकल्चर में। तो इसको याद रखे रहिएगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक किसको माना था? नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका के। इनको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया 1970 में, और ये एकमात्र कृषि वैज्ञानिक है जिनको दिया गया। और हरित क्रांति शब्दावली ये किसके द्वारा गढ़ी गई? ये शब्दावली विलियम गार्ड के द्वारा गढ़ी गई। इसको याद कर लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है मिल्खा सिंह के बारे में थोड़ा सा। वो भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी रहे। भले से वो ओलंपिक में कोई भी पदक जीत नहीं सके, लेकिन वह एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और कहा जाता है ओलंपिक में भी वो जीत जाते, लेकिन उनकी एक आदत थी पीछे मुड़कर देखने की। इसकी वजह से वो मिल्खा सिंह 16वीं जो उपलब्धि रही वह थी मिल्खा सिंह। तो आइए हम लोग देखते हैं मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह, इनको पद्मश्री दिया गया है। एक महान व्यक्तित्व। 18 जून 2021 को इनका देहांत हो गया। और ये याद रखे रहिएगा कि एक ऐसे एथलेटिक्स थे जो मतलब बहुत ही मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सजग। यही कारण है कि वो कई बार कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जो ओलंपिक में, रोम ओलंपिक में उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया, 40 साल तक बना रहा। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मिल्खा सिंह जी के बारे में चर्चा कर उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है कि मिल्खा सिंह एक ऐसे एथलेटिक्स रहे। आज भले से नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जो है कि हमारे देश को एक गौरव का अवसर दिए, लेकिन मिल्खा सिंह पहले एक ऐसे धावक रहे जिनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे, चाहे वो पाकिस्तान का जनरल ही क्यों ना हो। पाकिस्तान का जनरल जिसका नाम अयूब खान था, अयूब खान, यह इनको फ्लाइंग सिख कहा करता था। फ्लाइंग सिख कहा करता था। फ्लाइंग सिख। अब्दुल बासित को पराजित कर दिया था। अब्दुल बासित जो पाकिस्तान का धावक रहा, उनको जो है मिल्खा सिंह जो है कि पछाड़ करके आगे निकल गए थे। इसलिए अयूब खान फ्लाइंग सिख की उपाधि मिल्खा सिंह को दिए थे। मिल्खा सिंह के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे हम। 1960 में रोम ओलंपिक में कहा जाता है कि शुरुआत में 250 मीटर वो आगे रहे। 400 मीटर की जो दौड़ रही, 400 मीटर की जो दौड़ रही, 250 मीटर वो आगे रहे। लेकिन बाद में
बाद में जो है कि वो उनकी एक आदत थी पीछे मुड़ मुड़ कर देखना, जिसकी वजह से लास्ट समय में जो है कि वो कवर नहीं कर सके और जिसकी वजह से उनका स्थान चौथे स्थान पे रहे। लेकिन एक रिकॉर्ड बनाए थे, वह 45.73 सेकंड में ये पूरा किए थे। ये 40 वर्षों तक भारत में ये रिकॉर्ड बना रहा, 40 वर्षों तक ये रिकॉर्ड बना रहा। ये मिल्खा सिंह रहे, ये मिल्खा सिंह ही थे जो कि कम सुविधा में भी उस समय भारत को एशियाई खेल में, एशियाई खेल में वो जो है कि 200 मीटर की दौड़ स्पर्धा हो और 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा, इसमें वो जो है कि दिलवाए थे स्वर्ण पदक। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम ही है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। इसको याद रखे रहिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। 18 जून 2021 को इनका देहांत हो गया, 91 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। ये पद्मश्री से विभूषित किए गए हैं। ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले किसने पुकारा? पाकिस्तान का जनरल अयूब खान, क्योंकि वहाँ का जो धावक रहा अब्दुल बासित को ये पराजित कर दिए थे। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की स्पर्धा में वो स्वर्ण पदक जीते। कौन? मिल्खा सिंह। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते, यह रहे मिल्खा सिंह। अगला देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। 17वीं जो उपलब्धि है वह है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा सभी लोग। कभी कभार सिविल में कई बार पूछा गया, कभी कभार नहीं कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया विचारधारा के स्तर पे दो गुटों में विभाजित हो गई। विचारधारा के स्तर पे दो गुटों में विभाजित हो गई। एक यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा, और दूसरा जो है दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में, सोवियत संघ के नेतृत्व में, सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा। ये दो ऐसे गुट उभर के आए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि जो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे, क्योंकि उस समय बहुत से ऐसे राष्ट्र औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुए थे और वो चाहते थे कि अपना जो है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अपना विकास, अपने देश का विकास। अगर इन गुटों में फंस के रह जाएंगे हम लोग तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। इसका नेतृत्व अगर कहा जाए, गुट निरपेक्ष की शुरुआत, इसका नेतृत्व कहा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में इसीलिए उपलब्धि है, इसीलिए 16वीं उपलब्धि के रूप में इसको गिनवा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में बांडुंग सम्मेलन में यूगोस्लाविया के टीटो, दूसरे इंडोनेशिया के सुकुर्डो, इसके अलावा यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र के अब्दुल नासिर, ये सभी लोग रहे
जो बाडूंग में उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम जितने भी औपनिवेशिक राष्ट्र हाल ही में विदेशी शासन से आज़ाद हुआ है, वह जो है कि आपस में मिल करके हम अपने विकास का रास्ता तय करेंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा और इसी का परिणाम रहा कि 1961 में पहला सम्मेलन हुआ। 1961 में, याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 1961 में पहला सम्मेलन हुआ कहाँ पर? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ, बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तरह से कहा जाए विचार, वीपी मेनन का नाम सभी लोग सुने होंगे। वीपी मेनन के दिमाग से, इनके दिमाग की उपज है वीपी मेनन, और इसे आगे बढ़ाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। हालांकि ये नेता भी उस समय जो यूगोस्लाविया के टीटो थे, इंडोनेशिया के सुकोर्डो, मिस्र के अब्दुल नासिर, इन सभी लोग मिल करके एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किए। आज इसमें 121 देश इसके सदस्य हैं, 121 देश सदस्य हैं, तो इसको याद रखे रहिएगा। अगला देखिएगा, चलिए आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे दूसरे दिन। तो आज जितनी उपलब्धियां सभी लोग लिख लीजिएगा, और जो लोग शुरू से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, इस सीरीज को नहीं देख रहे हैं, वो शुरू से पहले से शुरू करें और यहाँ तक पहुँचे। पर डे जो है कि आपको 3-4 उपलब्धियाँ पर डे, 4-5 उपलब्धियाँ बताते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे कल जो है कि इसकी चर्चा करेंगे और बहुत सी उपलब्धियाँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने जिस तरह से हमारा देश इस समय मना रहा है, 12 मार्च 2021 से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश विभिन्न स्थानों की महत्ता, विभिन्न व्यक्तियों की महत्ता को ध्यान में रखकर हम अपने उन स्वतंत्रता आंदोलनकारियों, उन ऐसे स्थानों को हम लोग याद कर रहे हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उसी प्रकार से हम उन उपलब्धियों का अतीत के ज्ञानवर्धक श्रृंखला के अंतर्गत उन उपलब्धियों की भी चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। तो आगे हम फिर मिलेंगे और सभी लोगों को बता देना चाहेंगे कि हम जो है कि जल्द ही यूपी पीसीएस का क्लास चालू करेंगे, क्योंकि जून में कैलेंडर आ ही गया है। और अगर हमारे जिस दिन 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे फरवरी से पहले या फरवरी में ही हम इसको चालू करेंगे। तो मेरा विचार है कि 45 मिनट का जो है कि शाम को जो है क्लास हम चालू करेंगे। हालांकि वो आप सभी को बता दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी, और उसी में सुपर टेट और जो है कि आपका लेखपाल का भी चालू करेंगे। तो वो दूसरे टाइम होगा और सिविल का क्लास शाम को होगा। तो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट वगैरह जो है और लाइक, ये सारी चीज़ें आप लोग सहयोग करिएगा किस तरह से क्या होता है। और इस तरह से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।